अच्छा अब किसी ने वैसे अभी पहले टाइम में टेस्ट किया है कब 15 15 ठीक है सही है। अच्छा आज जो है वो नया यूनिट पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है और वो नया यूनिट होगा हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस आप पढ़ के आ रहे हैं जो कराची की बुक से आ रहे हैं उनकी किताब में चैप्टर जो है वो लगभग 8 होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। याद रखिए सबसे पहली चीज है कि हमें याद होना चाहिए कि एक चीज होती है जिसको आप नाम देते हैं चार्ज। ये चार्ज आपके पास पॉजिटिव भी होता है ये चार्ज नेगेटिव भी होता है। किसी भी चीज के चार्ज होने का मतलब ये होता है कि या तो आप उसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे या आप उससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अगर आप किसी चीज को इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर आज आप किसी चीज से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव। यानी चाहे बॉडी पॉजिटिव बने चाहे बॉडी नेगेटिव बने उसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो सिर्फ किसके वजह से आ रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से। या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी हम सरल बात में ये कह देते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप इलेक्ट्रॉन देंगे इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज आता है उसकी कम से कम वैल्यू होती है जितनी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। दिस इज द मिनिमम चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उसमें कितना चार्ज आएगा इसका डबल। अगर 3 लूज करते हैं इसका थ्राइस हो जाएगा 4 लूज करते हैं तो 4 टाइम्स हो जाएगा। हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया Q is equal to n times E। जहां पर n के बारे में ध्यान में रखिएगा n is इंटीग्रल वैल्यू। ये इंटीजर होगा ये डेसिमल वैल्यू नहीं हो सकता। चैप्टर है कौन सा ये चैप्टर 8 आप कराची आप तो केमिस्ट्री से आ रहे हैं कराची बोर्ड से आ रहे हैं तो फर्स्ट ईयर इसका चैप्टर नंबर 8 था इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक तो एच में इंटीग्रल वैल्यू अभी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कैसे होगा अगर मैं आप लोगों को चार्जेस लिखते दूं 1.6 10 पावर माइनस 18 कूलम 3.2 10 पावर माइनस 19 कूलम 4.8 10 पावर माइनस 19 कूलम 5.1 10 पावर माइनस 19 कूलम। अगर आपसे कहा जाए which one of them is not possible इन चारों चार्जेस में से कौन सा चार्ज ऐसा है जो पॉसिबल नहीं है लास्ट वन। क्यों अगर 1.6 10 पावर माइनस 18 देखेंगे ना दिस इज चार्ज ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे पता चला क्यू की वैल्यू ये पुट करें ई की वैल्यू ये पुट करें एन निकालें तो कैसे निकालेंगे एन बराबर होगा क्यू अपॉन ई 1.6 10 पावर माइनस 18 डिवाइड बाय 1.6 10 पावर माइनस 19। ठीक ये निकालेंगे तो दिस इज एक्चुअली चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ये निकालेंगे दिस इज चार्ज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगी डेसिमल में
तो इसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट पॉसिबल। हमें यार आइडिया पता होना चाहिए। जितने भी चार्जेस होते हैं वो अपने अराउंड एक रीजन बनाते हैं जिसमें वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। उस रीजन को हम नाम देते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी भी चार्ज के अराउंड वो रीजन जहां पर उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सके। अब हम ये कहते थे कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जो फील्ड बना रहा है, बाय द वे ऐसे चार्ज को हम नाम देते थे सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये अपने अराउंड एक फील्ड बनाया। अच्छा, फील्ड नजर तो नहीं आता? फील्ड की एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक चार्ज लेके आते थे जिस चार्ज को नाम दिया जाता था क्या? टेस्ट चार्ज। जब मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं टेस्ट चार्ज, तो इस टेस्ट चार्ज के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव एंड यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक, अगर मैं टेस्ट चार्ज को फील्ड में लाऊंगा तो सोर्स चार्ज के ऊपर कोई ना कुछ क्या लगाया है? फोर्स। उस फोर्स को अगर मैं चार्ज से डिवाइड कर दूं तो ये कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या पूरी फील्ड के लिए होगी या इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होगी? इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड तो है बट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट है। पूरी फील्ड के लिए इंटेंसिटी की एक वैल्यू नहीं होती, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है। निकालते कैसे? F अपॉन क्यू से। इस अदरवाइज से इसका यूनिट बनेगा न्यूटन पर कूलम। इसी इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला और भी होता था, K Q अपॉन R स्क्वायर। फर्क क्या लगा चाहिए? इस फॉर्मूले में जो Q है वो टेस्ट चार्ज है, इस फॉर्मूले में जो Q है वो सोर्स चार्ज है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सोर्स के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज हुआ करती है। हाँ, अब वही चीज समझ लें। असल में अगर आप रिकॉल करें तो आप ये कहते थे कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी वो फोर्स निकाली जाएगी कूलम्ब लॉ से। और कूलम्ब लॉ में याद है force is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square of distance between them। याद आ रहा है? अगर मैं दोनों को कंबाइन करता था तो फोर्स का फॉर्मूला बनता था कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जब आपने ये फॉर्मूला लिखा है E is equals to F upon Q, तो पढ़ने वाले को नजर आ रहा है E and Q are inversely proportional। अगर मैं टेस्ट चार्ज को डबल कर दूं तो E को आधा हो जाना चाहिए, अगर मैं टेस्ट चार्ज को आधा कर दूं तो E को क्या होना चाहिए? डबल। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि E तो टेस्ट चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करता, कैसे जस्टिफाई करूं? तो आपने कहा बड़ा आसान, इन दोनों चार्जेस के दरमियान अगर डिस्टेंस r हो तो F कैसे निकालेंगे? F निकाली जाएगी K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर। अब आप उसको इस तरह समझें कि अगर मैं F की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं तो कुछ फॉर्मूला ऐसे बने, A is equals to K capital Q small q upon R square divided by small q। Q से Q कैंसिल, तो आपके पास E किसके बराबर होगा? K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। ये तो ये वाली शक्ल आ गई। अब समझने की बात क्या है, अगर मैंने टेस्ट चार्ज को डबल कर दिया तो ये डबल होगा तो ये भी तो डबल होगा। जब ये डबल होगा तो फोर्स भी क्या आ जाएगी? डबल। यानी जो चेंज आप स्मॉल क्यू में लाएंगे एग्जैक्टली वही चेंज किसमें आएगा? फोर्स में। दोनों किसी को क्या कर देंगे? कैंसिल। अगर आज मैं टेस्ट चार्ज को थ्राइस कर दूं तो इसके थ्राइस होने के बाद फोर्स भी क्या हो जाएगी? थ्राइस। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। जो टेस्ट चार्ज है वो बाय कन्वेंशन फिक्स है, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके एक पॉइंट पे मैंने 4 कूलम का चार्ज रख दिया, पता है इंटेंसिटी कितनी होगी?
तो आप क्या करेंगे, जो फोर्स होगी आप उसको क्यू से डिवाइड करेंगे, बिकॉज इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। इंटेंसिटी उस फोर्स को कहते हैं जो 1 कूलम चार्ज पे लगती है। ठीक है, इंटेंसिटी उस फोर्स को कहते हैं जो 1 कूलम पे लगती है। मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप इस क्यू की वैल्यू को जितना चाहे चेंज कर लें, एक फील्ड के एक पॉइंट की इंटेंसिटी हमेशा क्या रहेगी, फिक्स। अगर आप टेस्ट चार्ज चेंज करेंगे तो उससे फोर्स क्या रहेंगे, चेंज। दोनों चेंज एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तभी मैं कह रहा हूं कि इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं है, फोर्स के। जो चेंज आप टेस्ट चार्ज में लाएंगे वही चेंज आपके पास किस में आ जाएगी, फोर्स में। बतिया लिखने का वो दोनों चेंजेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अगर कुछ नोट करना नोट करना, फिर इसी बात को थोड़ा आगे बढ़े। इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। फोर्स फैक्टर नहीं है, फैक्टर तो आप वैसे लिखना चाह रहे हो इंडिपेंडेंट। ये सही गलत थी कि जब आप टेस्ट को डबल कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग फोर्स भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, लेकिन फोर्स को चेंज करने के लिए एक और भी है ना, डिस्टेंस चेंज कर, उससे फिर चेंज होते हैं। अच्छा, नोट कर लिया आपने।
कोई कॉपी कर लिया याद रखना। अच्छा, अगर आइसोलेटेड चार्ज का मतलब है कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं, अगर नेगेटिव है तो उसके करीब में पॉजिटिव नहीं। ये दोनों बिल्कुल इतने दूर दूर है कि एक दूसरे की फील्ड जो बिल्कुल बाहर है। एक सिनेरियो होता है जिसको आप कहते हैं कंपाउंड चार्जेस, के प्लस होगा तो उसके करीब में क्या भी होगा, माइनस। फर्क क्या पड़ता है? अगर मैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज लाके रखूंगा तो बाय कन्वेंशन टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, तो जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। आप पॉजिटिव चार्ज को कहीं भी ले जाके रख दें, वो हमेशा क्या होगा, रिपेल। इस फील्ड को कहा जाता है रेडियल फील्ड। ये जो फील्ड है जो हमारे पास कहलाती है क्या, रेडियल फील्ड, और इसकी डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम चार्ज। हमारा मानना ये है कि एक रेडियल फील्ड में आप चार्ज के जितना करीब होंगे डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स उतनी ज्यादा होगी। आप जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स क्या होती जाएगी, कम। तो ये जो डेंसिटी होती है वो रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड को, जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स कम होती चली जाएगी। क्यों कह रहा हूं डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, आप देखिए अगर मैं यहां पर बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करूं तो इस तरीके से ये सारी लाइन ऑफ फोर्स। अब अगर मैं एक एरिया यहाँ पे बनाऊं, डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स डिवाइड बाय एरिया। इतना ही बड़ा एरिया यहाँ बना, वही एरिया यहाँ बनाओ, वही एरिया यहाँ बनाओ, आपको नजर आ रहा है यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा थी, यहाँ डेंसिटी कम हुई, यहाँ और कम हुई, यहाँ पे और क्या हो जाएगी, कम। डेंसिटी कम होने का मतलब ये होता है कि फील्ड वीक होती जा रही है। डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, डेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब है फील्ड कम होगी। अगर यही चार्ज नेगेटिव होगा तो टेस्ट चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों अट्रैक्ट होता है? कि जो पोलर फोर्स होती है वो हमेशा उस लाइन पे करती है जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करे। अगर ये नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। दोनों बिल्कुल एक जैसे ही, सिर्फ फर्क क्या है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आगे बढ़ती है, नेगेटिव चार्ज की फील्ड टुवर्ड्स बढ़ती है। पॉजिटिव की फील्ड आगे बढ़ेगी और नेगेटिव की फील्ड टुवर्ड्स बढ़ेगी। हमें जो है वो ये पता होना चाहिए। अलबत्ता अगर कंपाउंड चार्ज होगा तो इधर में टेस्ट चार्ज आके रखो तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल। देखिए ये नेगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। नतीजा निकलेगा ना चार्ज इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा। अब आप इस सिलसिला चलाते रहिए तो लाइन ऑफ फोर्स कुछ ऐसे में बिल्कुल मैग्नेट वाला ही सीन है। सिर्फ फर्क ये है कि मैग्नेट में आपके पास एक होता था नॉर्थ, एक होता था साउथ। तो जो लाइन ऑफ फोर्स है वो नॉर्थ से कहा जाती थी साउथ, यहाँ पर प्लस से कहा जाएगा माइनस। अब इधर हम एक लाइन बनाते थे और इधर एक बनाते थे, असल में ये यही लाइन है जो पूरा घूम के इधर से है। हम ये तासुर दे रहे हैं कि इतना घूमेगी कि सरफेस नहीं रहा, आपने लाइन इनकम्प्लीट छोड़ी। मैंने टेक्निकली स्पीकिंग के ये होता है यहाँ से घूम के आती है उधर, इसी तरह ये वाली लाइन यहाँ से घूमती है उधर। इस लाइन का मतलब ये है कि इतना बड़ा सर्कल बना रही है कि जिसको आप ड्रॉ ही नहीं कर पा रहे, आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। ठीक, अगर चार्जेस आइसोलेटेड है तो फील्ड इस तरह की बनती है, अगर चार्ज कंपाउंड है तो फील्ड की शक्ल जो है वो कुछ ऐसे होनी चाहिए। ठीक, हमें ये पता होना चाहिए। अब हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके लिए मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, E इक्वल एफ अपॉन क्यू और E इक्वल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। याद रखिएगा इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, हर वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है। वो डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव के लिए अवे और नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स। पॉजिटिव के लिए हमेशा क्या बनेगी, अवे, और नेगेटिव के लिए क्या बनेगी, टुवर्ड्स। और याद करना मुश्किल नहीं है, टेस्ट चार्ज बाय कन्वेंशन हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो जब आप उसे पॉजिटिव के करीब रखेंगे तो रिपेल होगा, अवे।
नेगेटिव के करीब रखेंगे तो अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स मसलवारी, पॉजिटिव के करीब रखेंगे तो रिपेयर है, नेगेटिव के करीब रखेंगे तो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अवे टूवर्ड्स हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक, अच्छा अब अगर मैं आपसे कहूं नहीं, ये है डेंसिटी रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी। ठीक, या अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक फील्ड है, एक चार्ज की वजह से प्लस और माइनस में फंडिंग, इस पॉइंट पर मैंने इंटेंसिटी निकाली 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, लेट्स से ये डिस्टेंस था 2 सेंटीमीटर, मुझसे कहते हैं बताओ 4 सेंटीमीटर पर इंटेंसिटी कितनी होगी? हाँ स्पेसिफिक करेगा, मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूं 20 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम, 5 न्यूटन पर कूलम, 2.5 न्यूटन पर कूलम। चलो क्या सही निकाला? इसका सही जवाब है 2.5। क्यों? इंटेंसिटी का फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के कूलम कांस्टेंट है, डायरेक्ट इम्प्लाई तो आपने कर, लेकिन इसकी हमें नीड ही नहीं है। क्यों नहीं है? असल कॉन्सेप्ट जो आपने सीखना था वो क्या था? डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर से क्या कर दिया मैंने? 4। मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर ये सिर्फ आर होता तो डबल करने का मतलब था ई को आधा हो जाना चाहिए, यानी अगर 10 थी तो क्या हो जाएगी 5। ये 8 पे क्या होता है? स्क्वायर। यानी अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर रहा हूं तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी। 1/4 का मतलब है 10 अपॉन 4, जिसका मतलब क्या होगा? 2.5। सही बात है क्या करें? अगर अगर आप जो है वो ये कहें कि इंटेंसिटी 2 सेंटीमीटर पर कितनी है? 10 न्यूटन पर कूलम। मैं आपसे कह रहा हूं मैंने डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर से बढ़ा के 4 कर दिया, तो मैंने डिस्टेंस को क्या कर दिया? डबल। अगर मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो इंटेंसिटी स्क्वायर के इनवर्स है। तो पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, क्या बनेगा? 4। और फिर इनवर्स का मतलब है 1/4। समझ में आया? सीक्वेंस आसान कर देते, काहे के किसी का फॉर्मूला याद है? 1/2 mv स्क्वायर। अब सुनिए, अगर मैं मास को डबल करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डबल। m, लेकिन अगर मैं वेलोसिटी को डबल करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होगी। अगर मैं मास को थ्राइस करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? थ्राइस। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी को थ्राइस करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर कर रहा हूं। अब यहां पर है इनवर्स। इनवर्स का मतलब ये होता है कि एक क्वांटिटी जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगी दूसरी उससे क्या हो जाएगी? डिवाइड। अगर मैं कहूं कि मैंने डिस्टेंस को डबल किया तो इनवर्स का मतलब है दूसरी क्वांटिटी को आधा होना चाहिए, लेकिन आर के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। तो 1/4 हो जाएगी। अगर मैं डिस्टेंस को थ्राइस करूंगा तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? अगर मैं डिस्टेंस को थ्राइस करूंगा तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी?
1 upon 9 1 upon 9 बोले क्या है हाँ नहीं इसको 3 करेंगे तो ये नहीं ठीक इस एग्जांपल को अपने पास नोट कर लेते हाँ आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं समझे लेके रखिए मेरी बात समझ में नहीं ये सवाल की वो टाइप होती है जिसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी सीधा सा रूल याद करें इंटेंसिटी और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो भी स्क्वायर के साथ अगर ये r नहीं होता स्क्वायर नहीं होता तो बड़ा बड़ा आसान है r को डबल करेंगे e हाफ हो जाएगा r को थ्राइस करेंगे e 1/3 हो जाएगा r को 4 टाइम्स करेंगे e 1/4 हो जाएगा लेकिन यहाँ पे r पे स्क्वायर लगा इसका मतलब है r को डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 e 1/4 हो जाएगा r को थ्राइस करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 ठीक है तो 1/9 हो जाएगा ठीक है ये ट्रेंड्स है मेरे अगली क्लास जो हमारी कल होगी और कल मेरा सेशन थोड़ा लेंथी होगा क्लास तो हम उस पर जो है वो बेसिकली पढ़ रहे होंगे कूलम्ब्स लॉ और फिर कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल करेंगे इस कांसेप्ट के न्यूमेरिकल करेंगे तो कल हमारा थोड़ा ज्यादा एक्सटेंसिव काम होगा न्यूमेरिकल बेस तो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वहां पे कैलकुलेशन आ जाएंगे ठीक कौन से ये if a and b find the vector having the same magnitude as b and parallel to a तो इसका मतलब ये होता है कि आप b का मैग्नीट्यूड निकालें a का यूनिट वेक्टर निकालें और दोनों मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड वो होगा जो b का डायरेक्शन होगी जो a की है
तो ए की डायरेक्शन का मतलब ए का यूनिट वेक्टर, और बी का मैग्नेट निकाल के बनता है।